नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे संविधान दिवस की। संविधान की जानकारी हमें बचपन से स्कूलों में जो भी अध्याय पढ़ाया करते थे टीचर्स, उसके जरिए मिली। जैसे जैसे बड़े हुए हैं और जानकारी मिली। पहले दो चीजों का पता था कि ये आपके अधिकार होते हैं, ये कर्तव्य होते हैं। और उसमें भी 15 अगस्त 26 जनवरी को खासकर स्कूल में जब फंक्शंस होते तो इस पे जरूर टॉपिक रखा करते थे। उसके बाद में काफी और चीजें चली, पता चला, बड़े हुए, पढ़े और सभी की स्थितियां यही रही। धीरे धीरे काफी पता लगा कि संशोधन की क्या प्रक्रिया है, क्यों संशोधन होना चाहिए, फिर संविधान का क्या महत्व खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब पता लगा कि भारत का संविधान लचीला है और इसमें समय के साथ में परिवर्तन हो सकता है, या आप अंदाजा लगाइए कि संविधान में जो विधिवेता या जो बनाने वाली टीम थी उसने कितनी एक्सरसाइज की होगी, क्या विजन रहा होगा उन लोगों का। मालूम था कि भविष्य की आवश्यकताएं क्या होंगी। इतने साल पहले उन्होंने बना करके और इसे अंगीकृत किया। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो संविधान को लेकर के अलग अलग बयानबाजी हो रही है। वह संविधान जिसे देश चलता है और एक यूं कहूं कि हम अगर कुछ भी करते हैं संवैधानिक तरीके की, हम वो फॉलो करने के लिए हम बाध्य होते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। कानून कैसे होगा, कैसे आप अगर किसी के साथ में मिसबिहेव करते हैं तो उसके लिए क्या है, सब कानून, सब कुछ है। कोई तमाशा नहीं है, उस वक्त की सोच है। लेकिन आज कोई कहता है संविधान खतरे में, कोई कहता है कि नहीं, संविधान जिस तरह से चल रहा है वो ठीक है। बहुत सारे बदलाव भी हुए। 106 संविधान संशोधन अब तक हो चुके हैं। अगर आखिरी की बात करें तो नारी वंदन जो संशोधन किया गया था, जिसमें एमएलए और एमपी के लिए, यानी कि राज्य विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में महिलाओं का जो कोटा होगा उसको लेकर के पारित किया गया था। टाइम लगेगा, 2029 में ये होगा जैसे कि कहा जा रहा है। खैर, लेकिन आज हमारे साथ में विशेषज्ञ और विश्लेषकों की टीम है। ये बताएंगे कि ये सफर कैसा रहा संविधान का, क्या राजनीतिक लाभ के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्या ऐसी चिंताएं हमें हैं जो रोकी जानी चाहिए कि हाँ ये सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर सियासी तरीके से इसे चिंता में डाला जा रहा है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ए के जैन साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, जुड़ी हुई हैं। और आदित्य कांति जी विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बहुत लंबी कई बार बहस भी हुई, संशोधनों पर भी हमने कई बार आपके साथ में बैठ के चर्चा की, कई निर्णयों पे भी चर्चा की आपने। अभी क्या लगता है, अगर ये जो सफर रहा संविधान का हमारा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में यदि इतने सालों बाद भी या उस दौरान में भी जब कई देशों में सरकारें, जो प्रजातांत्रिक सरकारें थी थर्ड वर्ल्ड में स्पेशली, वो नहीं टिक पा रही थी। हमारे आस पड़ोस में भी बार बार हम देखते थे कि तरह तरह के विद्रोह होते थे। अगर जो हमारा बहुल समाज है, हिंदुस्तान है, अगर वो रहा है, हिंदुस्तान में अगर प्रजातंत्र बचा रहा है, तो इसका एकमात्र श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतना सुदृढ़ संविधान हमें बनाया। हालांकि ये संविधान बहुत लंबा है और लंबे होने के साथ साथ इसमें पर्याप्त लचीलापन भी रखा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को या संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया था। और जब संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया था, उस समय भी एक बहुत बड़े तबके ने इस संविधान का विरोध किया। एक नाम लेना चूंकि अब अच्छा नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, एक तथाकथित बहुत प्रखर राष्ट्रवादी संगठन के मुखपत्र ने इसी संविधान के लिए लिखा था कि ये संविधान तो कई विभिन्न देशों से इकट्ठा किए हुए
कचरे का एक तरीके से कचरा है। इस संविधान के लिए यह भी कहा गया था कि यह संविधान हमारे भारत की आत्मा को स्वीकार नहीं करता। हमारा संविधान तो एक तथाकथित बहु ग्रंथ है, ये उसके विपरीत है और इसलिए यह संविधान देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा। इस संविधान के साथ साथ तिरंगे के लिए भी कई सारी बातें कही गई थी। तिरंगे ध्वज के लिए भी कहा गया था कि जो तिरंगा ध्वज अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक तो कुछ और होने चाहिए। परंतु समय के साथ साथ इतने लंबे काल में यदि आज कहें कि वो सभी संगठन जो इस संविधान का 1949 में विरोध कर रहे थे, वो भी आज सब संविधान, न केवल संविधान दिवस मना रहे हैं बल्कि संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, तिरंगे की रक्षा की बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, जो भी है हर तरीके से इस संविधान को। तो यही अपने आप में इस बात को दिखाता है कि एक संविधान में अंतर, जो हमने सब लोगों को समावेशी संविधान हमने बताया था, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे, अमेरिका से, अमेरिकन संविधान से हमने मूल अधिकार लिए थे और सारा का सारा जो सिस्टम हमने लिया था, संविधान के 3 स्तंभ, न्यायपालिका और की स्वतंत्रता को जो हमने इसमें लिया था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेजिस्लेचर को जो अलग अलग जो मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया था, साथ ही राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता देते हुए इसको, यूनियन को भी हमने इतनी शक्तियां दी थी कि कोई भी राज्य हिंदुस्तान से अलग होने जैसी शक्तियां, जैसे कि कनाडा में या अमेरिका के संविधानों में नहीं थे, उस तरह की कई बातें नहीं आ पाए। हमने केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाया था, परंतु साथ ही राज्यों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता और पर्याप्त अधिकार हमने प्रदान किए थे। तो ये कहना होगा कि संविधान में हमने, क्योंकि ये हमारी बहुसंस्कृतीय देश था, इसीलिए हमने धर्मनिरपेक्षता को, सामाजिक न्याय को, इन सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया था। और इसीलिए आज ये संविधान, हालांकि बहुत लंबा संविधान था, बनाने में भी बहुत समय लगा, कई तरह के विवाद भी इसमें पैदा आए और कुछ चीजें भविष्य के लिए छोड़ भी दी गई, परंतु आज ये कहें कि संविधान से ही ये देश, ये प्रजातंत्र या हम लोगों की स्वतंत्रता बची हुई है, तो ये गलत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक सफर जो रहा, और मैंने पहले भी बताया कि भारत का संविधान कुछ लोग मानते हैं कि अपने अनुसार नहीं बना, लेकिन लचीला संविधान है, जहां जब लगता है कि समय के साथ में, समय और परिस्थिति के साथ में इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता थी, वो किए भी गए। मैं दीप्ति जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है, हम अधिकारों की बात भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि ये समानता का अधिकार देता है, कभी ये बातें आती हैं सामने कि अभी भी समानता में कहीं कुछ खामियां हैं, उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, या सोच नहीं बदल पा रही है हमारी? जी, बहुत सही सवाल है। समानता के अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन हमारे बहुत पुराने इतिहास का जो पार्ट रहा है, वो क्लासिफिकेशन जिसको कि संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि शुरू के 10 साल शायद इनको दिए जाएं तो ये जो असमानता है वो मिट जाएगी और लोगों के बीच वापस से सब लोग कानून के और देश में सब एक बराबर से स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है उसका बेस ही है, कहीं कहीं धर्म हो जाता है, कहीं कास्ट हो जाता है और बेसिकली कास्ट के ऊपर आता है। तो जो आपका सवाल है वो कहीं यहीं पे इर्द गिर्द घूमता हुआ भी दिख रहा है मुझे कि जो कास्टिज्म रहा था स्टार्टिंग में, वो जो 4 वर्णों की बात थी, वो आज भी हमारे जड़ में है, हमारे दिमाग में है, जिसको कि संविधान के कठोर कहे एक तरह से नियम होने के बावजूद भी, जहाँ पे कि छुआछूत के नियम को और कई जाति पात के तरीके से लोगों को भेदभाव ना करे, इन सारी चीजों पे बहुत जोर दिया गया। लेकिन आज भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। संविधान ने जिस प्रोविजन में इन चीजों को ठीक रखने की कोशिश की थी या सोचा था शुरुआत के 10 साल में कस्टोडियन के रूप में जो सरकार होगी या जो संविधान है इसमें काम कर लिया जाएगा और वो जो ये जो असंगति है, विषमता है, ये बराबर हो जाएगा, पर वो
हो नहीं पाया। और आज अगर आप देखें तो ये सारी असंगतियां ही पॉलिटिक्स का बेस बन गई हैं। जब जब इस बात को कहा जाता है कि शुरुआत के 10 साल जो आरक्षण थे, अब वो खत्म होने का टाइम आया, उस समय आप देखना कितना हुजूम बढ़ जाता है, किस तरीके से वो सारे लोग जिनको कि एक समान लाने की कोशिश की गई थी, सेम क्लास में लाने की कोशिश की थी, जो कास्ट से और धर्म से इन सब चीजों से ऊपर हो, वही लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये असंगतियां हमारे देश में खाई का काम करने लग गई। देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया। संविधान की वो जो हमारे शुरुआत का जो परसेंटेज आरक्षण का बढ़ते बढ़ते कुछ स्टेट में 90% का पहुंच गया है। आप देखिए महाराष्ट्र के कुछ अलग नियम है, यूपी के कुछ अलग नियम है, बिहार में अलग नियम है। रीजन ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन कोशिश जिसको की गई थी कि शायद संविधान निर्माताओं को लगा था कि ये जो हम स्ट्रॉन्ग टाइट कर देंगे कि आप जात पात छुआछूत ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर सकेंगे, वो कहीं कहीं मुझे लगता है गलत हुआ। और आज भी समानता है नहीं, हो नहीं पाया, बल्कि ये असमानता का बेस रीजन बन गया और डिवीजन जी का भी रीजन बन गया। तो क्लासिफिकेशंस पहले शायद धर्म के नाम पे था, अब तो इतने सारे जाति। आप देखिए पिछले बार गुर्जरों ने काफी लड़ाइयां लड़ी, जबकि उनकी आप देखना आर्थिक स्थिति कितनी सही है। आप देखना जाटों ने लड़ाइयां शुरू कर दी और इन्होंने अपने लिए कोई ओबीसी और कुछ अलग अलग क्लासेस डिमांड किए। अब ये सब मुझे ये लगता है कि ये शायद समानता की जो बात संविधान की शुरुआत में इसके निर्माताओं ने सोचा था, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाया है और ये कहीं और गहरी खाई के रूप में बन गया है। और अब इसको कहीं किसी और तरीके से कोई नए प्रोविजन के तहत इसको ठीक किया जा सकता है, या पूरी तरह से इसको समान लाने के लिए एक नया मैकेनिज्म करने की जरूरत होगी और संशोधन की जरूरत होगी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि समानता की बात तो आज भी सिर्फ संविधान के किताबों में रह गई है और वो उतने ही असमान है जितना हम सोच रहे थे शुरुआत में। जी, यानी कि बड़ी आवश्यकता है, संविधान ने उन्हें समानता का अधिकार दिया, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और मकसद भी यही था। लेकिन अभी भी वो समानता मिली नहीं, वो खाई है समाज और नहीं वर्ग ने भी। समानता से ज्यादा मिल गई है, पर अब वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई कुछ अलग तरीके से लड़ने लगे। अगर आप देखो ना तो आरक्षण शुरुआत में कास्ट के ऊपर दिया गया था और आर्थिक स्थितियों पे दिया गया था। अब जबकि हमारे देश में 75 साल बहुत होता है, ग्रोन अप है हम, लेकिन आज भी हम कास्ट पे बात करते हैं। जब हम कास्ट पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक खाई क्रिएट कर रहे हैं। आज जबकि जरूरत थी एक संशोधन की जिसमें सारे कास्ट को बराबर कर देते और कहीं इसमें एक मैकेनिज्म लाते कि सिर्फ और सिर्फ आपके आईटीआर के ऊपर देखी जाएगी, आपके 2 पुश्तों में किसके बाप को बेटे को किस तरीके की जॉब लगी है, उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन पे पैसे देते या आपको आरक्षण मिलनी चाहिए थी, जो रह गया है और इस पे काम नहीं हुआ। तो देश में ये संविधान के ऊपर जब बनाने वाले निर्माताओं ने इतनी मेहनत की थी, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये किताबों में ही रह जाएगा और इसके अंदर विसंगतियां रहेंगी और लड़ाई और पॉलिटिक्स का ये रीजन बन के रह जाएगा। जी, समानता में भी कहीं आपको लगता है दीप्ति जी कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज्यादा होड़ होती है बजाय किसी को समानता? क्योंकि मकसद तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए यही, लेकिन दिखावा ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को करने से ज्यादा दिखा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप समाज में जिस तरीके का ये संविधान रक्षा करने के लिए था, हम सारे हमारे देश के मूल्यों की, लेकिन ये रक्षा अब नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये जो नेता है इसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जिस तरीके से समाज में अलगाववाद बना रहे हैं या जिस तरीके से लोगों के दिमाग में इंजेक्ट कर रहे हैं कि वो आज भी कास्ट को लेके लड़ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि कास्टिज्म को 10 इयर्स के बाद या 20 इयर्स के बाद खत्म करके अब इसको एक नए सिरे से इस पे काम करना चाहिए था। लेकिन इस एक तरह से औजार या हथियार दे दिया है हमने पॉलिटिकल ग्रुप्स को और वो अपने अपने तरीके से कास्टिज्म पे, धर्म पे आज भी वोट बटोरने का काम करते हैं और देश में असमानता या अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है विफलता रही है संविधान के कुछ हमारे प्रोविजंस में, जिसके अंदर संशोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता ऑफ कोर्स होता रहा है। संशोधन आज भी जरूरत मुझे लगता है, सिर्फ मैं नहीं, कई ऐसे हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में केसेस और रिट डले हुए हैं जो जिसपे सुनवाई नहीं होती। 3 साल से रिट डले हुए हैं हमारे, उसके आज तक कभी यूनियन ऑफ इंडिया का रिप्लाई नहीं आया और उस पर कुछ करना नहीं है, क्योंकि वे पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो वहीं से कहीं देखा जाता है और यही वजह है कि उस पर कुछ हो नहीं पाता। आज सुबह भी 9 बजे कानून मंत्री थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे चीफ जस्टिस से, पर विशेष मुद्दों पे बातचीत कहीं नहीं हो पाई। बस 5-7 वही छोटी छोटी बातें, हमारे देश में ये रहा,
हाँ वो रहा, लेकिन जहां मुझे लगता है कि अगर आपके हाथ में एज ए सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होने के नाते कहीं इन मुद्दों को इसको देखना चाहिए कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट, वेदर वी आर डूइंग दिस डिवीजन इन इंडिया, और या हम इसके साथ बात करके हम इंटीग्रल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रिटी के इंडिया में, ये हो नहीं पा रहा है। तो इस पे विचार करने की जरूरत है, और मुझे खुशी है कि आपके पैनल में आज कुछ विद्वजन बैठे हैं और इस पे मुझे लगता है विचार करने की भी जरूरत है। जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आदित्य जी के पास में जाना चाहूंगा। आदित्य जी, आपने खुद ने भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है, समाज को हम सभी जर्नलिस्ट नजर से भी देखते हैं, नजदीक से देखते हैं कि क्या पोजीशन है। आज भी ये कहा जाता है कि समानता को लेकर के जो मकसद, बहुत सारे ऐसे तो इसमें कानून के पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आप सामाजिक न्याय की भूमिका में कितने खरे उतर पा रहे हैं। हम 75 साल का जश्न भी मना रहे हैं, संविधान भी हम उसी रूप में देख रहे हैं। चलिए, बदलाव तो क्योंकि लचीला है तो होना स्वाभाविक था, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, जैसा अभी दीप्ति जी ने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी इसका बेजा दोहन किया गया, या कहूं कि इसका उपयोग किया गया। दूसरा, क्या वाकई लगता है कि कुछ चीजों में हमें ईमानदारी के साथ में से देखना चाहिए? और सबसे बड़ी ताकत की अगर बात करूं तो जैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम आसपास के किसी भी कंट्री में देखते हैं या दूसरे मुल्कों के, दूसरे महाद्वीप के मुल्कों को भी देखते हैं, तो बड़ी अस्थिरता रही देश के अंदर। लेकिन हमारी ताकत हमारा संविधान है, इससे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हमारा सिस्टम चला, हमारी गवर्नेंस चल रही है, हमारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हमें चलने की, फिरने की, बोलने की सब आजादी है। जो स्तंभ है वो हमारे मजबूती के साथ में अपनी बात कहते हैं, खड़े हुए हैं। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी भी आज हम कहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि वाकई अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए, और जो आज के नीति निर्माता हैं या पॉलिटिकल पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बदलाव तो वही कर सकते हैं, इनको कुछ इस तरह के पहलू पे जाना चाहिए जो वाकई संविधान के लिए जरूरी हो, बजाय अपने मोटिव के लिए इसे उपयोग में लेने के लिए इसे यूज करना चाहिए कि इसे डिफरेंट वो चलें। क्योंकि आज ये कहा जाता है कि जैसे दीप्ति जी ने भी कहा अभी कि खुद के मोटिव के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो वाकई इसे में थोड़ी ईमानदारी बरतनी होगी। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी डिस्पेंसेशन को कहीं पे भी सेलेक्टिव वे में या जिस भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के तहत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर ग्रुप जहां उनको रिझाने का मौका मिलता है, वो इसका फायदा उठाते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है इन ए वे, बट उसकी एक्सटेंट होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये बहुत ईमानदारी से, सिर्फ नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अलग अलग पिलर्स हैं, ईमानदारी से सबको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, चाहे वो मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिशियंस हैं, कि कमी हर जगह है। और एटलीस्ट हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो तय होना चाहिए कि वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कि कोई भी पार्टी या कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है कि उस पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर हम पिछले काफी टाइम से देखें तो हमें ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी किसी भी जगह आपको, चाहे आप स्टेट इलेक्शंस में देख लें या जहां भी देख लें, जब भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कास्ट के बेसिस पे या अदरवाइज जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो वो इसको दोहन करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे बट मुझे एक चीज और जो कहने की, जो मुझे लगता है आवश्यकता है, बेशक हमें कितनी भी अमेंडमेंट करने में आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आज की तारीख में भी, जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, मैं कुछ वैसे जनरल डिस्कशंस भी हम कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को लेके कितने लोग अवेयर हैं, अपने राइट्स को लेके, ड्यूटीज को लेके, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें बेसिक जो हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको लेके हम कितने खरे उतर रहे हैं। तो ये बहुत आसान हो गया कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पॉलिटिकल पार्टीज को या जुडिशरी या कहीं पे भी हम उनको तो दोषी भी मान रहे हैं, और काफी हद तक कमियां हर जगह रही हैं। बट मुझे लगता है कि इतना ही नहीं, हम भी अपने एंड पे काफी कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उनके बारे में अवेयर होके हम उनके बारे में बात उठाएं। अभी तो बहुत जगह ऐसा है कि कुछ लोग सेलेक्टिव वे में प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके अपने फायदे की बात भी करते हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, और उनके नुकसान की भी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उस नैरेटिव के उसमें आके, इंप्रेशन में आके
बिना ये जाने के एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है वो जान भी नहीं पा रहे हैं। और इसमें बेशक चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लें या अदरवाइज बात कर लें, तो मुझे ये लगता है कि कमियां बेशक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में ये है कि जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, तो ये मेयर टोकनिज्म ना रह के इसको कंटिन्यू करें, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्लॉक लेवल पे है, गांव में है, सबको मुझे लगता है उन प्रोविजंस के बारे में बताने की जरूरत है, जहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज के बारे में इक्वली बताया जाए। उसके बाद ये अमेंडमेंट वाली स्टेज, डेफिनेटली ये स्टेज आती है, और उसमें हर जगह कमियां रही हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी डायनामिक रहा है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं। पर वो अमेंडमेंट्स एक्चुअली इस तरह से हुई हैं कि जहाँ पे हमेशा क्वेश्चन रेज हुए हैं, या फिर जो अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, अगर आप हाल ही में भी देखें, आप इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स में भी देखें, जो अमेंडमेंट्स रही हैं उनको एक स्क्रूटनाइज किया गया है, और उसमें नजर आया है कि कोई ना कोई बैलेंस वे में नहीं हो पाई है, या एक जो एक कंसेंसस होता है जनरल मासेस जी। का, वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। अब आप पिछले 5 साल 10 साल या इवन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे, तो हमें ये नजर आएगा कि जो भी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने जो जिस तरह की अमेंडमेंट्स भी प्रपोज की हैं, उन पे क्वेश्चन रेज हुए हैं। तो क्या हम इस सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं? अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो है अमेंडमेंट का, बट वो किस तरह से हम लाए जाएं कि वो दे डोंट फॉल फ्लैट जैसे होते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है यही है कि अवेयरनेस के साथ साथ ये जरूरी है कि सब लोग हम अपने भीतर भी झांक के देखें, सारी बॉडीज, सारी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, कि हमें यहाँ से अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत ही जरूरी है। इस पे मैं AK जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा, समय कम है, एक एक मिनट में आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा। सर, आपको लगता है कि जैसे अभी कहा आदित्य कांत जी ने कि अमेंडमेंट के बाद भी सवाल उठते हैं, कि सवाल उठा सकते हैं, चर्चाएं कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये भी आजादी हमें संविधान से ही मिली है कि आप जो अमेंडमेंट करने के बाद भी आप चर्चा कर सकते हैं। हालांकि हो कुछ नहीं सकता, क्योंकि होगा तो वही जो पार्लियामेंट से पास किया हुआ है, संशोधन के लिए जो रूल्स बने हैं वही। पर क्या वाकई अभी भी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदाज से कर देती हैं, आवश्यकता से ज्यादा वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करती हैं? और दूसरा, इतने सालों बाद भी अभी हम गौर कर रहे हैं कि पहले तो आम जन को ही समझना होगा और समझाना होगा कि हाँ, हमारे लिए जो संविधान बना उसका मकसद क्या है। देखिए, आपकी बातें दोनों बिल्कुल सही हैं सर। ये सही है, जब जो भी राजनीतिक दल पावर में होते हैं, चाहे घोषित आपातकाल हो चाहे अघोषित आपातकाल हो, जैसी स्थितियां इस देश ने देखी है, और क्योंकि पार्टी जो भी पावर में होती है वो अपनी जो बल होता है, जो संख्या बल होता है विधायिका में, उसके दम पर वो अपने तरीके से अपने में रास्ते में आने वाले सोरो राड़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। और शुरू में एक बार ये भी पार्लियामेंट्रियंस का, ये लेजिस्लेटिव का ये मानना था कि भाई हमें तो अपार पावर है, हमें तो इतनी भी पावर है कि हम चाहें तो पूरे संविधान को संविधान संशोधन के नाम पर बदल सकते। और निश्चित रूप से प्रारंभ में यह आया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। बाद में फिर ये आया कि नहीं, पार्लियामेंट को पावर है कि फंडामेंटल राइट्स भी बदल दे। और देन जो सबसे पहले जो ऐतिहासिक फैसला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल एडॉप्ट किया कि नहीं, कोई भी अमेंडमेंट की शक्तियां हैं वो इतनी नहीं है कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ला सके। अब आपने सुना होगा कि बड़े राजनेता जो भी सत्ता में बैठे हों, थोड़े दिन पहले हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब थे, विद्वान है, वही भी इस बात को कह रहे थे कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ही कहाँ से आया। ये बात अलग है कि जब विरोध में होते हैं तब सब लोग ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ, और जब वही लोग सत्ता में चले जाते हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस का ये कहना था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर तो जजेज क्रिएटेड लॉ है, ऐसा कोई कानून हो ही नहीं सकता है, तो संविधान की पावर पर चेक है। आज भी लगभग वैसी ही बातें निकलती है। यहाँ पर न्यायपालिका का रोल बीच में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमर्स ने जो न्यायपालिका का गठन किया, उसका मेन ऑब्जेक्ट रोजमर्रा के मुकदमे निकलने के लिए अलग चीज है, पर मुख्य था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो अधिकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि आदमी के अधिकारों पर, नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा हमले करने वाली कोई शक्ति है जो कर सकती है तो वो राज्य खुद है। और इसलिए आम आदमी को या एक नागरिक को उसके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिर्फ राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। वहां पर
न्यायपालिका का रोल आता है, ये न्यायपालिका बिल्कुल। का काम है। और न्यायपालिका ने बखूबी, न्यायपालिका को हम कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, हम कितना ही कुछ भी कर लें, पर हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने बखूबी इस बात को निभाया है कि वो जी संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने वाले प्रावधानों को लागू नहीं होने दें, चाहे लोग कितना ही चिल्लाएं कि ये नहीं है, पर फिर भी ये हमारा जो मूल ढांचा है ये अब एक सॉलिड रूप ले चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमें ये गौर करने की आवश्यकता है। मैं दीप्ति जी आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ चिंताएं लगती हैं आपको कि हाँ हमारे सामने ये कुछ चिंताएं ऐसी हैं जिनको लेकर के संविधान पे हमें गौर करना चाहिए? समय कम है, हो गया ऑलरेडी, जी लेकिन मैं जी चाहूंगा बिल्कुल, कि 1 मिनट संविधान बात में करें। कई प्रोविजंस है इटसेल्फ उसके अंदर, जिसमें जहां कुछ चाहे तो वहां चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बनाने वालों को ये पता था कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलाव होगा। बदलती हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर लचीलापन नहीं रहा तो ये इसके जो संगति है या जो इसका यूजेस है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि संविधान की जो सही बात बोले तो इसको पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ना तो स्कूल कॉलेजेस में इसके सही तरीके से इसके ऊपर बातचीत हो रही है, ना इसका सब्जेक्ट को ठीक से इसको ध्यान से पढ़ा जा रहा है। ये एक नैरेटिव बन के रह गया है न्यायपालिका के हाथ में, उनको जब जैसा लगता है वो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाते हैं और उसको अपने हिसाब से ढाल देते हैं। और अगर ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को ताकत है तो वो फिर दोनों ही सदनों में अपने तरीके से जो भी है पास कराते रहते हैं संशोधन को। तो मुझे लगता है देखिए चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन जिन बातों को लेकर स्टार्टिंग में चिंता की गई थी आज वो ज्यादा चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई वो सारे सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ संविधान के अंदर चिंता वाली बात जो थी उस पे आज भी काम करने की जरूरत है। और न्यायपालिका हो या हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अदर जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको लेजिस्लेटिव को बैठकर और उसके ऊपर चिंता करके जो लगता हो सही उसको जरूर स्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि लकीर के फकीर बने रहने से कुछ हासिल नहीं होगा और कुछ हासिल हुआ भी नहीं है। तो चेंजेस जरूरी है, वहां उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना टाइम पे, वही समाज को सही विकास और सही दिशा दे सकता है। जी बिल्कुल आप सही करें कि समय के साथ बदलाव, लेकिन बदलाव वहां करिए कि जो वास्तव में समय हो जरूरत है जहां पे वहां बदलाव करे। अपने मकसद के लिए नहीं बदलाव होना चाहिए, इसमें जनता के हिसाब से होना चाहिए, देश की आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। खैर, लेकिन जो बदलाव किए भी गए होंगे इसमें वो मकसद वही रहा होगा, लगता होगा जो शासन में बैठे लोग हैं उन्हें कि ये समय की जरूरत है और ये देश की आवश्यकता है। मैं आदित्य जी आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ी चिंता की बात कही है अभी दीप्ति जी ने। इन चिंताओं से कोई हमारे सामने चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, चुनौतियां वैसे तो पैदा होती आई हैं। मुझे ये लगता है कि इनकी बात में एक ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जी का जो कोर जो सोल रही है हमारी, वो चेक्स एंड बैलेंसेस की रही है अलग अलग जी इंस्टीट्यूशंस में। और आज टाइम टू टाइम ये देखने में मिलता है कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो इक्विलिब्रियम था वो गड़बड़ा रहा है, चाहे वो हम प्रेस की बात कर लें, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की। तो मुझे लगता है हमें रिव्यू करने की ये जरूरत है कि इस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सके या रिस्टोर किया जा सके। चाहे वो अपॉइंटमेंट के थ्रू हो सकता है या कुछ हो सकता है उस हिसाब से भी, जैसे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर टाइम टू टाइम इश्यूज रेज किए गए हैं, जुडिशियल प्रोसेस के बारे में बातें होती हैं। तो मुझे लगता है इस चीज को लेके बहुत ही कंसल्टेशन, डिस्कशंस और थॉरो स्क्रूटनी और रिव्यू होने की जरूरत है कि इस चेक्स एंड जी बैलेंसेस को हम किस तरह से रखें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है हम उसको सस्टेन वो कर कायम सकें, रहे। maintain कर सकें। जी बिल्कुल जी आप लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आज मुझे लगता था कि ये उन लोगों के साथ में जन टीवी के दर्शकों से रूबरू कराया जाए, उन लोगों के साथ में बैठ करके कि जो एक वास्तव में सारगर्भित चर्चा कर सकें। हम इसे एक बहस का रूप भी दे सकते थे, हाइप भी दे सकते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई कहता है ये खतरे में है, कोई कहता है कि अपने अपने अंदाज से चीजें चल रही हैं। लेकिन वो मकसद नहीं था, वाकई जो मूल चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। चिंता भी है, चुनौतियां भी हैं, और हमने बहुत कुछ संविधान के चलते ही, संविधान की वजह से हमने अपने आप को बरकरार भी रखा। ये भी उसकी बहुत बड़ी ताकत है। पहले के विधि वेताओं को आज भी हम सैल्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम ही दुनिया में नहीं होंगे, उन्हें आज हम याद भी करेंगे कि उनकी क्या दूरगामी सोच रही होगी कि समय के साथ में ऐसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें बदलाव करने के लिए वो अधिकार हम उन्हें दें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।